हेलो दोस्तों, मैं खालिद। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के जो मैथ की क्लासेज। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी कमज़ोर है उसके लिए हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे, और जो विद्यार्थी गणित विषय के अंदर पारंगित है उसको थिंक विदाउट इंक मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। दोस्तों, हम बताएंगे कि परीक्षा में किस तरह की एग्ज़ाम अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह हमें एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जो मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए। तो दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीरियल वाइज दिखते रहेंगे और मैं आपको यहाँ पे क्या करवाता रहूँगा, सोल्व करवाता रहूँगा। आज हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट है। मैथ का क्या है, प्रैक्टिस सेट है आपका, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 15 में से 15 लाने का। अब की बार दोस्तों, पेपर को दिल्ली पुलिस पार करनी है आपको, मतलब पेपर इतनी बढ़िया ढंग से तैयार करना है, बढ़िया ढंग से तैयारी करनी है कि पेपर क्लियर हो सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का जो टेस्ट है वो। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, एक नाव को 24 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में जाने में 2 घंटे का समय लगता है। एक जो नाव है उसको 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। और उसके प्रतिकूल दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। तो हमें बतानी है उस नाव की चाल क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो अनुकूल दिशा, चाल क्या होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे समय। यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है, हमें चाल का नहीं पता, चाल हमें निकालनी है। दूरी का पता है, दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 24। अच्छा, जब अनुकूल दिशा में चलेगी तो हमारी चाल क्या है कि जुड़ जाएंगी। अनुकूल दिशा में चलेगी तो हमारी चाल क्या हो जाएंगी, सापेक्ष चाल जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से कितना आएगा, मानो नाव है, नाव प्लस धारा, अगर इनकी चाल को जोड़ूंगा बराबर क्या आना चाहिए, 24। दूरी, समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। यहाँ से इन दोनों के अगर चाल को निकालूं तो मैं कितना आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है हमारा। नाव प्लस धारा, कितना समय, दूरी है 24 और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो चाल कितनी आ रही है आपसे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसी तरह मैं बात करूं कि नाव अगर वो प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में जाएगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो विपरीत दिशा में जाने के लिए नाव माइनस धारा हो जाएगी, मतलब धारा की चाल क्या होगी, यहाँ पर घट जाएगी। तो यहाँ से कितना समय लग रहा है, 24 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है यहाँ पर आपका, 4 घंटे का समय। कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, 6 चक 24। अगर मैं बात करूं कि नाव की चाल कितनी है, यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी नाव की चाल, क्योंकि धारा है। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई और ये कितनी हो गई, 2। यहाँ से अगर नाव की चाल निकाले तो आराम से निकाल लेंगे हम। नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा से धारा कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। तो आपके बच जाएगी 2 इंटू नाव बराबर क्या हो जाएगा, 18। अगर मैं 2 से इस 18 को काटूंगा तो कितना आएगा, 9। मतलब नाव की चाल आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, अब की बार हमें पेपर क्या करना है, धुआं करना है पेपर। अब की बार दिल्ली पुलिस पार करना है हमें। इस तरह तैयारी करो कि दुनिया देखती रह जाए कि वाह क्या तैयारी करी है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं 1 मिनट। अब की बार दिल्ली पार होनी चाहिए दोस्तों। 15 में से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 15 में से 15 नंबर लाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पाइप एक टंकी को 18 घंटे में भरता है। एक पाइप क्या कर रहा है, एक टंकी को कितने समय में भर रहा है, 18 घंटे में भर रहा है। कितने समय में भर रहा है, 18 घंटे में भर रहा है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि उस टंकी में रिसाव होने के कारण जो ये पाइप है 18 घंटे में भर रहा है, वो 18 घंटे में नहीं भरकर कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में। कितने समय में भर रहा है, 24 में। मतलब ये अपनी P1 तो चालू है, लेकिन एक रिसाव है। कौन सा रिसाव, मान लो P2 है। क्या है, P2 है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है।
तो जो हमें समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 24 घंटे। कितने का समय लग रहा है, 24। यहाँ पर कितने का लग रहा था, पहले 18 का लग रहा था। अब रिसाव होने के कारण कितना समय लग रहा है, 24 का समय लग रहा है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 72। 18 चौक 72, 24 दिया 72। यहाँ पर जो P1 पाइप है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है, या मैं कहूँ कि P1 पाइप 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, 4 कर रहा है। लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटे में P1 कितना कार्य कर पाता है, 3 कर पाता है। मतलब जो इसके बीच अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1 का। मतलब जो 1 लीटर पानी है वो कौन खाली कर रहा है, वो रिसाव खाली कर रहा है, मतलब P2 खाली कर रहा है। जो वो उस टंकी के अंदर रिसाव है वो खाली कर रहा है। तो यही पूछा आपसे, अगर भरी हुई टंकी की क्षमता कितनी है यहाँ पर, 72। भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, मतलब P2 जो पाइप है, जो हमारे खाली करने वाला पाइप है, क्या है, जो खाली कर रहा है, वो भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो भरी हुई टंकी कितनी है, 72। और ये 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है अंदर, 1 निकाल रहा है। तो 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 घंटे। कितना आ जाएगा, 72 घंटे। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। ये समझ आ गया, यहाँ से जो रिसाव है वो कितना है, 72। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर, ने तो हार्ड आएंगे और ने सरल आएंगे। अगर आप तैयारी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हार्ड पेपर आता है, नॉर्मल पेपर आएगा। लेकिन आपकी ये है कि प्रैक्टिस कितनी कर पाते हो आप, प्रैक्टिस के ऊपर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1050 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्या कह रहा है, 1050 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई यहाँ पे एक पुल है, क्या है, एक पुल है। इस पुल को, ट्रेन की जो चाल है, ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, ट्रेन की चाल हो गई। और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे लंबाई दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे 1050 मीटर। ठीक है, हमें याद करना है कि जो पुल की लंबाई कितनी है। यहाँ पे पुल की लंबाई मान लो x है, कितनी है यहाँ पे पुल की लंबाई, मान लो x है। और जो समय लग रहा है, जो समय कितना लग रहा है, वो लग रहा है 54 सेकंड। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना समय किस में दे रखा है, सेकंड में, लंबाई किस में दे रखी है, मीटर में। तो आपको जो चाल है वो क्या करनी है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी है। अगर दे रखा है तो सीधा आप क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हो आप, जैसे 108 इंटू 5/18 सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहोगे कि ये 5/18 कहाँ से आया। जब मैं ये पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस, आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आप इसके बारे में क्या करोगे, विस्तार से पढ़ोगे। और मैं वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से, सॉलिड मेथड से आपको 1 मिनट में निकलवाना सिखा दूंगा इनको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 18 छिक्के 108 और 5 छिंग 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर क्या होती है हमारी, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। यही तो होती है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है, 30 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे चाल कितनी आ जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहाँ पे चाल है जो वो 30 दे रखी है। दूरी कितनी आएगी, दूरी बताओ आप। दूरी आपको एक तो ये दे रखी है, क्या दे रखी है, 1050 मीटर। भैया 54 सेकंड में आप 1050 मीटर तो ट्रेन की दूरी तय करोगे। और उसके बाद ये पुल की दूरी भी, तो पुल की दूरी कितनी है आपकी, x है, ये भी तो आप उसको तय करोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1050 प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा, समय कितना आपका 54 सेकंड, कितना आ जाएगा
54 सेकंड। वज्र गुना कर दो आप यहाँ से, सीधा इस पे इससे गुना कर दो और यहाँ से क्या आ जाएगी आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, यहाँ से इधर देख लो। अगर आप 54 इंटू 30 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा यहाँ से, और 3 3 5 15 1 16, यहाँ से कितना आ जाएगा 1620 बराबर 1050 प्लस x। अब आप 1620 माइनस 1050 कर दो और बराबर क्या आ जाएगा आपका x। 1620 माइनस 1050 बराबर क्या आ जाएगा x। x क्या है आपकी पुल की लंबाई, क्या है पुल की लंबाई। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा आपके पास 0 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 5, कितना आ जाएगा 570 मीटर। क्या आ जाएगी पुल की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 570 मीटर। कितनी आ जाएगी 570। आया समझ? अगर नहीं भी आया हो, समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा रिफ्रेश करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे क्या है कि फिक्स टॉपिक है, उसके अंदर फर्स्ट मैथ के अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, कुछ सेकंड मैथ में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अब की बार क्या करना है, आपको दिल्ली पुलिस पार करनी है और पेपर को क्या करना है, पेपर की धज्जियां उड़ानी है। धज्जियां कब उड़ाओगे आप, जब प्रैक्टिस सेट निकालोगे। और प्रैक्टिस सेट इतने निकालो कि आपको ये पता नहीं पड़े कि मैंने कितने क्वेश्चन निकाल दिए। प्रैक्टिस सेट जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे इतनी आपकी टाइमिंग अच्छी आएगी और क्या करोगे आपका स्कोर अच्छा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार लिखित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक दुकानदार क्या कर रहा है, लिखित मूल्य पर 5% का बट्टा दे रहा है और देकर 2185 रुपये प्रति साड़ी बेचता है। 2185 रुपये प्रति साड़ी बेचता है। यदि वह बट्टा नहीं देता, यदि वह क्या कर रहा है बट्टा नहीं देता है तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाता है। क्या कर रहा है 15% का लाभ। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक साड़ी का क्या करना है क्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है अगर वो 5% की छूट दे रहा है, क्या कर रहा है 5% की छूट दे रहा है, तो वो साड़ी कितने में बेच रहा है 2185 में। इसका मतलब जो 95% है उसका मूल्य क्या हो गया 2185। 2185। अगर यहाँ से मैं 100% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2185 बटे 95 इंटू 100। यहाँ पर मेरा 100% वैल्यू आ जाएगी कि 100% उसका अंकित मूल्य कितना था, ये आ जाएगा। वही वो अंकित मूल्य पे तो छूट दे रहा है। मान लो अंकित मूल्य उसका 100 था, उसने 5% की छूट दे दी तो 2185 हो गया। अब मैं उस अंकित मूल्य को निकालूंगा तो क्या करूंगा 2185 बटे 95 इंटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। यहाँ से 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45 और यहाँ से काट दो 5 चौको 20, 5 3 15, 5 7 35 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 19 से काट लो, 19 19 19 दूनी 38 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 19 57। तो जो 100% मूल्य में कितना आ जाएगा यहाँ से 2300 निकल कर। जो उसका विक्रय वह अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना आ रहा है उसका 2300 रुपये आ रहा है। अब वह जनाब कह रहा है कि अगर वह 5% डिस्काउंट नहीं देता तो वह कितना लाभ कमाता, अंकित मूल्य पर 15% का लाभ कमाता। कितना लाभ कमाता 15% का लाभ कमाता। तो आपको क्या करना है क्रय मूल्य निकालना है। आपको क्या करना है क्रय मूल्य। तो ये इस पे कितना लाभ कमा रहा है भैया 15% का लाभ कमा रहा है। इस 2300 पे क्या कर रहा है 15% का लाभ कमा रहा है। तो हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है। तो सीपी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2300 बटे 115 इंटू क्या आ जाएगा 100। अगर मैं यहाँ से 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ से 5 दूनी 10, 23 से यहाँ पर कितने कट जाएगा 100 बार। तो आपका जो सीपी है वे कितना आ जाएगा यहाँ से 2000 रुपये। कितना आ जाएगा 2000 रुपये प्रति साड़ी। क्या आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये प्रति साड़ी। तो इस तरह नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले क्या करना है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लगा देते हैं, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लगा देते हैं, और हमारा जो आंसर आता है वो पूछता है क्रय मूल्य, निकाल क्या देते हैं विक्रय मूल्य। तो इसके चक्कर में क्या करते हैं, फिर एग्जाम से बाहर निकलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। लेकिन बाहर आके जब दूसरे बच्चे से पूछते हैं यार इसमें तो मैंने ये करा, नहीं भाई गलत करा तुमने। तो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को समझकर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 95,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बार बार, मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि एक जो गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या है जो वो क्या कर रही है, गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष कितनी हो रही है, 8% की। कहने का मतलब अगर इस वर्ष 100% है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 108%। 8% की वृद्धि हो रही है। तो अगर ये कहता है कि 8% की कमी हो रही है तो क्या आ जाता है यहाँ से 100, पिछली अब 100 है तो अगली वर्ष कितनी हो जाएगी, 98 वर्ष। तो यहाँ पे कह रहा है 8% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, मतलब जिस वर्ष, अगर इस वर्ष 100% है तो अगली वर्ष कितना हो जाएगा, 108। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वर्ष वर्तमान में जनसंख्या कितनी है आपकी, 95,000। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद एक वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी आपकी, 108/100। प्रतिशत को भिन्न में तोड़ोगे तो प्रति मतलब अपॉन 100 इंटू दूसरे साल के लिए क्या करना है, दूसरे साल के लिए भी 8% की वृद्धि हो रही है। अगर आपसे 5 साल बाद की पूछता तो आपको क्या करना है, 108 को कितने बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कर जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगी। अगर ये इनको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1,10,808 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,10,808 जनसंख्या कितनी आ जाएगी, जनसंख्या उस गांव की जनसंख्या है जो क्या हो जाएगी, 1,10,808। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की एक भुजा में 25%, अगर आयत की एक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल रखने के लिए दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत कम करना होगा। कहने का सिंपल मतलब है कि एक आयत है, उसके क्या कर रहा है, एक भुजा को 25% की वृद्धि कर रहे हैं एक भुजा में, तो दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो उसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास आयत हो, गोला हो, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसा, अगर मैं परसेंटेज के अंदर आपको इसी धुआंधार तरीके बताऊंगा कि 1 मिनट में आप क्या कर दोगे, इनको सोल्व कर दोगे। यहाँ पर देख लो सिंपल क्या कह रहा है कि 100% था उसका क्षेत्रफल आयत का। ये हमारा आयत हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, आयत हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना था पहले, 100%, लेकिन एक भुजा बढ़ा दी, कितना हो गया आपका, 125%। कितना हो गया, 125%। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है कि मुझे तो यही 100% पे आना है, 125% पे से 100% पे आना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की। ये हुई किस पर है, 125 पर। किस पर, 125 पर, मतलब 25% किस पे हुई है, 125 पर, इंटू क्या करना है आपको 100, मतलब वही प्रतिशत लाना है आपको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 20%। क्या आ जाएगा, 20%। कहने का मतलब आयत की जो एक भुजा है, दूसरी भुजा, उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको, 20% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इनकी एक सिंपल तरीके, अगर आप आयतन पूछे, आपसे क्षेत्रफल पूछे, परिणाम पूछे, या वृत्त हो, आयत हो, गोला हो, कुछ भी हो, तो इनकी प्रतिशत के अंदर मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1,500 रुपये पर साधारण ब्याज, 1,500 रुपये पर साधारण ब्याज
₹330 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब उसकी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि। कहने का मतलब आपके पास साधारण धनराशि कितनी है, मूलधन कितना है, पी कितना है आपके पास, ₹1500 उसमें 330 की वृद्धि हो रही है, उसमें साधारण ब्याज में 330 की वृद्धि हो रही है। कब हो रही है, जब आपकी जो दर है वो कितनी हो रही है, 4% में वृद्धि करूं दर में। तो यहाँ से सिंपल आपको से क्या पूछा है, सिंपल आपसे पूछा है कि समय ज्ञात करो। क्या पूछा है आपसे, समय पूछा है कि कितने समय में, क्या पूछा है आपसे, समय पूछा है। तो SI क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI यहाँ पर कितने दे रखा है आपको, 330, P कितना है, मूलधन कितना है 1500, और यहाँ पर R कितना है आपका 4%, और T आपसे समय पूछा है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22। तो हमें हमारा समय क्या आ रहा है, समय यहाँ से निकल कर आ जाएगा 22/4 या 5 सही 1/2 वर्ष। कितना आ जाएगा, 5 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, ध्यान से उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्रिज को 8100 रुपये में बेचा जाता है। बेचने पर राम को 19% की हानि होती है, तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या पूछा है आपसे, एक फ्रिज को 8100 रुपये में बेचने पर 19% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सिंपल क्वेश्चन ही है आपका, इसको तो सब कर दोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे कि एक फ्रिज है, उसको हमने कितने में बेच दिया, 8100 रुपये में। कितने में बेच दिया, 8100 में। हानि कितनी हो रही है हमें, 19%। मतलब पहले हमने 100% का लिया था, बे का कितना हमें 19% की हानि हो रही है, मतलब 81%। 81% में बेचेंगे जब, ये तो हमें 19% की हानि होगी। तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 8100/81 इंटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे नहीं कि मीडियम साइज के भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हाई लेवल के भी आते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करेगा वो 15 में से 15 ले आएगा, जो नॉर्मल रहेगा उसका नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट, और जितना भी हो सके उतना आप क्या करो, यूट्यूब चैनल पर जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो, जो भी टॉपिक कमज़ोर हो, उनको देख लिया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन बार बार दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं कि कोई धनराशि 3 गुनी कितने समय में 3 गुनी हो जाती है, या कितनी उसमें इतने समय में हो रही है, तो उसकी दर निकालो। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल कैसे होते हैं हम आपको बताएंगे, और अगर आपको कठिन लग रहे हैं आज तक भी, तो अब आपको यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, सिंपल लगने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो कि कोई धनराशि क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 वर्ष में साधारण ब्याज स्वयं का कितना हो रहा है, 3 गुना। मान लो साधारण ब्याज आपका क्या था, ब्याज क्या था आपका, इतना था, मूल्य 100%। कितना था, 100%। कोई भी संख्या हो हम क्या ले सकते हैं, उसको 100% ले सकते हैं। और 15 वर्ष में बाद 15 वर्ष बाद कितना हो रहा है, स्वयं का वो राशि है, जो धनराशि है उस स्वयं का कितना हो रहा है, 3 गुना, मतलब 300। कितने हो रहा है, 300। आपके पास धनराशि कितनी थी, मूलधन कितना था, 100 रुपये। अब मूलधन 15 वर्ष बाद कितना हो गया, 300 रुपये। तो आपके जो ब्याज है वो कितना आया यहाँ से, 200 रुपये। 200 रुपये तो ब्याज बन रहा है आपका। जो SI है, साधारण ब्याज है, वो कितना बन रहा है, 200 रुपये बन रहा है यहाँ से। जब आपके पास साधारण ब्याज का पता है, आपको मूल धनराशि का पता है, आपको समय का पता है, तो आप दर नहीं निकाल सकते, सिंपल निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, 200/15 कर दो यहाँ से, सिंपल 200/15 करोगे तो यहाँ पर से कितना आएगा आपका, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 1/3% दर।
जो आपकी दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, R बराबर 13/1/3% आ जाएगी। सिंपल है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है हार्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए तथा बी से अनुपात 2:3 है और बी और सी से अनुपात 4:5 है और सी का डी से अनुपात 6:7 है। तो हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। सिंपल क्वेश्चन है और इतनी शानदार तरीका बताऊंगा इसका कि आप 1 मिनट में कर दोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब आपको हमारे YouTube चैनल पर शानदार ट्रिक मिलेंगी। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्वालिटी अगर ना भी मिले तो आपको इस YouTube चैनल पर क्वांटिटी जरूर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए और बी, ए बी सी और डी का अनुपात हमें निकालना है। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। भाई ए और बी के नीचे कितना लिख दो आप, 2:3 लिख दो। और आपसे कहा है बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे 4:5। और सी और डी का अनुपात दे रखा है 6:7। अब काफी क्या करवाते हैं कि ये इनको इससे इसका गुना, फिर इससे इसका गुना, उसके बाद आप इसको लिखो। नहीं करना है हमें कुछ भी। हमारे पास हम इतने इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, मान लो और लंबी इक्वेशन दे दी तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये कितना है, 2:3। पीछे वाली संख्या, ये पीछे वाली संख्या, इसको जो भी कॉलम खाली है उसमें लिख दो। ये कॉलम खाली है सी के नीचे वाला और डी के नीचे वाला खाली है, तो आपने क्या लिख दिया, 3 3 3 लिख दिया। इसके बाद देखो 5 के पीछे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 4 के आगे वाला कॉलम खाली है, तो आगे वाला खाली है जिस संख्या है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह 6 के आगे वाले कॉलम खाली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आप अब इनको इस तरह गुणा कर दो। अब बताओ कोई भी आपको परेशानी इसमें क्वेश्चन में, गुणा कैसे करना है आपको, 2 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 8, 8 × 42। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 × 4 12, 12 × 5 = 72 आ जाएगा। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 आ जाएगा यहाँ से। और 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। कितना आ जाएगा, 105। अब जो कट रहा है उसको काट लो। किससे कट रहा है, 3 से। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 30 आ जाएगा। 3 × 3 = 9 और यहाँ से 3 × 5 = 15। कितना आ रहा है हमारा अनुपात, 14:24:35। कहीं कहीं पे क्या मिलता है, ये 42:72:90 क्या मिल जाता है, 105। अगर आपका आगे ये सोल्व करे तो आप इनको सोल्व कर दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको विषम संख्या पता होनी चाहिए कि विषम संख्या है जो 1 से 50 तक विषम संख्या होती कितनी है। बेस अगर जिस बच्चे को ये पता है कि 1 से 50 तक विषम संख्या होती कितनी है, उसका आंसर भी आ जाएगा यहाँ पर। भैया 1 से 50 तक की विषम संख्या, विषम संख्या 1 से 50 तक की विषम संख्या कितनी होती है, 25। सबको पता है कितनी होती है, 25। और जो विषम संख्या, अगर संख्या 1 2 3 ये हो 1 से और 50 तक या अनंत तक हो, तो विषम संख्याओं का जो सूत्र है, औसत का सूत्र है, वह क्या होता है, विषम संख्याओं का जो औसत है, औसत। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा लिख दूंगा आपको। विषम संख्याओं को औसत का सूत्र क्या होता है, n। क्या होता है, n, कि जितने नंबर होंगे इतने क्या होंगे, उसका औसत है वो। अगर विषम संख्या यहाँ पर कितनी आ रही है, 25 आ रही है, तो औसत कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। अगर विषम संख्या यहाँ पर 10 आ रही है तो औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 480 में 4 किलो चावल कम खरीद पाते हैं, तो चावल का वर्तमान मूल्य बताइए। चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? अब इसको देखो, शानदार ट्रिक से बताऊंगा आपको। शानदार क्या, आप ये लगा लो 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व करते सीख जाओगे। चाहे कितना भी जो कमजोर बच्चा हो या कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, 5 से 10 सेकंड में आप क्या कर दोगे, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते सीख जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 480 में 4 किलो चावल कम खरीद पाता हूँ। मतलब 20% में 20% की वृद्धि हो रही है और चावल कितने खरीद पा रहा है वो कम, 4 किलो कम खरीद रहा है। मतलब 20% की वृद्धि होने पर 4 kg चावल कम खरीद रहा है। ये 20% में कितना खरीद रहा है, 4%, तो 100% में कितना खरीदेगा वो? भाई यहाँ से 5 का गुना करोगे तो आप 100% पा जाओगे, तो यहाँ पे भी 5 का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। कहने का मतलब है जो अब हमारा मूल्य है, अब का वर्तमान का, वर्तमान में 100% रुपये में, कितने रुपये में, 100% रुपये में हम कितना चावल खरीद रहे हैं, 20 किलो। 100% रुपये कितने हमारे, 480 रुपये में हम कितने गेहूँ खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, 20 किलो चावल। तो हमें चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो जो वर्तमान मतलब अब का मूल्य, वर्तमान कितना हो जाएगा, 480 बटे कितने चावल खरीद रहे हैं, 20 किलो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 24, तो 24 किलो केजी, 24 रुपये प्रति केजी। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 24 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछता कि पुराना मूल्य ज्ञात करो, तो भैया पुराना मूल्य अब अगर वृद्धि कर रहे हैं तो 20 किलो खरीद रहे हैं, भाई मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं तो 20 किलो खरीद रहे हैं और 4 किलो कम खरीद रहे हैं। मतलब अब 20 किलो खरीद रहे हैं तो पहले कितने खरीद रहे थे, 24 किलो। भाई अब अगर 480 में 20 किलो खरीद रहे हैं तो पहले कितने खरीद रहे होंगे, 24 किलो। तो जो पुराना मूल्य हमारा वो कितना हो जाएगा, 480 बटे 24। यहाँ से कितना निकल आ जाएगा हमारा, 20 रुपये प्रति केजी। यहाँ से कितना निकल आ जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 20 लड़कों के एक समूह में, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। जो 20 लड़के हैं उनके एक समूह में जो औसत आयु है वह क्या है, 16 वर्ष है। अगर 4 नए बच्चे और आ जाते हैं तो औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन हमारे पास आती नहीं थी इसलिए हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। सिंपल क्या करना है आपको, औसत 40 बच्चों की औसत कितनी आ रही है, 20। 40 बच्चों की जो औसत है वो औसत आयु कितनी आ रही है आपकी, 16 वर्ष। कितनी वर्ष आ रही है, 16 वर्ष। ठीक है, अगर बात करूं मैं कि 4 नए बच्चे आने से, 4 नए बच्चे आने से जो उनकी औसत है वो कितनी हो रही है, 17। बच्चे कितने हो रहे हैं अब टोटल, 44। और जो औसत आयु उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की। तो 44 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। कि जो नए स्टूडेंट बच्चे आए उनकी जो आयु 44 वर्ष बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर 4 बच्चों की निकालेंगे तो यहाँ से 44 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। मतलब प्रत्येक बच्चे की जो औसत आयु कितनी बढ़ रही है, इनसे 11 बढ़ रही है। पहले कितनी थी, 16 वर्ष थी, अब कितनी हो रही है, 27 वर्ष। कितनी हो रही है यहाँ से, 27 वर्ष। ये तो आपका ये सिंपल मेथड। क्या करना है आपको, कितने 4 बच्चे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे हो रहे हैं टोटल, अब 44। बढ़ कितना रहे औसत, 1 वर्ष, 1 वर्ष औसत बढ़ रहा है। तो 44 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 44। बच्चे कितने बढ़ रहे थे, 4 बच्चे। तो 4 का अगर भाग दोगे तो 11 आएगा। 11 में आपको क्या करना है, जो पहले औसत था कितना, 16, उसको ऐड करना है। कितना आ रहा है आपके पास, 27 वर्ष। अगर आपको ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका है भाई आप गुणा करके देखो।
दूसरा तरीका क्या है, गुणा करके देखो। गुणा कैसे करना है कि भाई 40 बच्चों का औसत है, जो वो औसत आयु 16 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु है, जो कुल आयु निकाल लो। कुल आयु कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 16, 16 चौक 64, कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 640। अगर चार नए बच्चे आने से, 4 नए बच्चे आने से मतलब 44 हो गया, औसत कितनी हो गई आपकी 17 हो गई ना आपकी औसत। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 8 4 7 748। यहाँ से कितनी आ जाएगी आपको 748। इसको इसमें से घटा लो और क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो 8 108 आएगी। अगर 108 में 4 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 27 वर्ष आपकी क्या आ जाएगी, औसत आयु निकल कर आ जाएगी। इस तरह निकाल लो, सिंपल है। अगर जिस तरह आपका मन करे उस तरह निकाल लो, लेकिन आपको करना तो आपको पड़ेगा। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमारा फर्ज भी सिर्फ इतना है कि आपको दिशा दिखा सके, उनके क्वेश्चनों को किस तरह कर रहे हैं उनको करना सिखा सके, और नए तरीके जो हमारे पास आ रहे हैं बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20/7 इस इक्वेशन को आपको हल करना है। दिल्ली पुलिस मैथ के अंदर अगर मैं बात करूं सरलीकरण की, तो दिल्ली पुलिस मैथ के अंदर सरलीकरण के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो मैंने एक ही डाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सरलीकरण में क्या होता है, आपकी टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं। अगर आपकी जितनी तैयारी अच्छी होगी तो आप अच्छी तरह से उनको सोल्व कर लोगे। तो सरलीकरण पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + 2 + डॉट डॉट +20 तक संख्याएं बटे क्या है आपका 7। सबसे पहले क्या करो आप, इसका पोस्टमार्टम करो। सबसे पहले क्या करो आप, इसका पोस्टमार्टम करो। तो इसका पोस्टमार्टम कैसे करोगे भाई, ये क्या 1 + 20 2 प्लस कितने तक है 20 तक है। तो आपको सिंपल पता है कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। यहाँ पर टोटल संख्या नंबर ऑफ संख्या कितनी है 20, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 × 21 बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ से संख्या कितनी, टोटल योग कितना आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा 210। अब हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 210 बटे क्या हो रहा है 7, तो 7 या 21 कितना आ जाएगा हमारा 30। सिंपल है। कितना आ रहा है यहाँ पर 30। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करना है। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या को योग कितना आ रहा है 210। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल 7 से भाग देना है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 2 3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है 2 3 4 तथा 6 से विभाजित करने वाली प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे, तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सिंपल है भाई। सबसे पहले देख लेते हैं हम 2 3, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का मतलब क्या आता है। सबसे छोटी का मतलब पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम होती है सबसे न्यूनतम संख्या, और एचसीएफ का मतलब होता है वह हाईएस्ट संख्या। जैसे इसने दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 2 3 4 और 6। कहने का मतलब एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम क्या होता है वह सबसे छोटी संख्या जिसका इन संख्याओं का से जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन संख्याओं का उसमें भाग चला जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 2 3 4 और 6 का मैं सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपल 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा यहाँ से। अगर बात करूँ 4 अंकों की न्यूनतम सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की 1000। भाई 4 अंकों की कितनी होती है न्यूनतम संख्या 1000 होती है। अब 1000 में आप इस एलसीएम का भाग दे दो, इस एलसीएम का क्या कर दो भाग दे दो, तो कितने बार जा रहा है
12 से 12 72, 12 से 84, 12 8 96, कितना बच जाएगा 40। अब 12 12 36, 12 चौक 48। आपको मतलब इससे ज़्यादा ऐसे संख्या का गुणा करना है जो इस संख्या से ज़्यादा हो। मतलब 12 चौक 48 होते हैं, कितने होते हैं 48 होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस हजार में 8 अगर ऐड कर देता हूँ तो इस 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 1000 में मैं अगर 8 ऐड कर दूंगा तो 1008 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 1008 में क्या 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब ये 1008 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसका 2, 3 और 6, 4 और 6 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, भाग जा रहा है लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हम क्या कर देंगे 1008 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1009 इज राइट आंसर। 1009 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट था फर्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो सके। थैंक यू दोस्तों।